गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको मानव शरीर में जल का महत्व, ये टॉपिक है हमारा। ये वीडियो नंबर 5 होगा। तो देखिएगा, नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने आपको पीने योग्य जल के विशेषताएं बताई थी और प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण के बारे में बताया था। अब हमारा जो टॉपिक है मानव स्वास्थ्य संबंधित, मानव शरीर में जल का क्या महत्व है, कि मानव शरीर के लिए जल का क्या महत्व है। तो देखिएगा, जल आपने सुना होगा, जल ही जीवन है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो देखिएगा, हमारे शरीर की, मानव शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं या जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। तो देखिएगा, अतः मानव शरीर के लिए जल अति महत्वपूर्ण आवश्यक है या अति महत्वपूर्ण पदार्थ है, अति आवश्यक महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो देखिएगा, मानव शरीर के लिए जल का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। उचित मात्रा में जल पीने से शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है। तो देखिएगा, पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है हमारा कि मानव शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं, मानव शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल में ही संपन्न होती हैं। किसमें होती है बेटा? जल के द्वारा ही क्रियाएं, जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं, जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। अतः मानव शरीर के लिए जल अति आवश्यक पदार्थ है। अतः मानव शरीर के लिए जल अति आवश्यक पदार्थ होता है। मानव शरीर के लिए जल अति आवश्यक पदार्थ होता है। तो ध्यान देना, मानव शरीर, क्योंकि मानव शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती है, इसलिए मानव शरीर के लिए जल अति आवश्यक पदार्थ होता है। देखो, उचित मात्रा में जल पीने से, उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में जल पीने से शरीर अनेक बीमारियों से मुक्त रहता है। तो देखिएगा, अगला टॉपिक है उचित मात्रा में, उचित मात्रा में जल पीने से शरीर अनेक बीमारियों से दूर रहता है या मुक्त रहता है, मुक्त रहता है। अर्थात अनेक बीमारियों से मुक्त रहता है, उसको बीमारियां नहीं होती। जैसे एलर्जी है, फेफड़ों में संक्रमण है, जैसे देखो, जैसे एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण, एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा, कोमा, और देखिएगा आप, पेट संबंधी बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां आदि। तो देखिएगा, उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में जल पीने से शरीर अनेक बीमारियों से मुक्त रहता है, जैसे एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण और अस्थमा, पेट संबंधी बीमारियां आदि। इसी प्रकार आगे देखो, नियमित रूप से पर्याप्त जल पीने से शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, पसीने या यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप
शरीर में नाइट्रोजन हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। तो उचित मात्रा में जल पिएंगे तो वो पदार्थ यूरिन के द्वारा या पसीने के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखिएगा अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट क्या है कि पर्याप्त मात्रा में या उचित मात्रा में जल पीने से क्या है बेटा, यह नियमित रूप से, यह है नियमित रूप से पर्याप्त जल पीने से, पर्याप्त जल पीने से या सेवन से शरीर से विषैले पीने से, शरीर से विषैले पदार्थ जो शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, शरीर से विषैले विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, या निकलते रहते हैं पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जिससे क्या रहता है, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। इसलिए डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में जल पीने की सलाह देते हैं। तो देखिएगा, नियमित रूप से यदि हम पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करते हैं, तो शरीर में बनने वाले हानिकारक विषैले पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। अभी विषैले पदार्थ कहाँ से आते हैं? जो हम भोजन करते हैं, भोजन के फलस्वरूप जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में पाचन होता है, मतलब रूपांतरण होता है, जिसे पाचन कहते हैं। और इस पाचन के फलस्वरूप अर्थात शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जटिल हानिकारक पदार्थों का या नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इनको शरीर से निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा ये अनेक बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में जल पीने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। तो देखिए आगे, शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल रहने से शरीर चुस्त एवं फुर्तीला रहता है, अन्यथा क्या हो जाती है, मूर्छा छा जाती है, म्लानी आ जाती है, यदि शरीर पर्याप्त मात्रा में जल नहीं हो तो देखो, शरीर में पर्याप्त मात्रा में, अगला पॉइंट है, शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल रहने से, पर्याप्त मात्रा में जल रहने से शरीर कैसा रहता है? चुस्त एवं फुर्तीला। शरीर चुस्त एवं फुर्तीला रहता है, शरीर चुस्त एवं फुर्तीला रहता है, मतलब एक्टिव रहता है, अन्यथा लूज हो जाएगा यदि जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो। और थकान भी महसूस नहीं होती है, रहता है। और थकान भी, मतलब थकावट और थकान भी महसूस नहीं होती है। तो देखिएगा बेटा, शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल रहता है या जल रहता है तो शरीर चुस्त एवं फुर्तीला रहेगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं रहेगा तो त्वचा क्या हो जाएगी? शिथिल पड़ जाएगी, चुस्त नहीं रहेगी और मतलब थकान महसूस होगा, लेजी रहेगा शरीर। आगे देखो, जल से शरीर में, ध्यान देना, आगे देखो, जल से शरीर में फाइबर की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। फाइबर होते हैं रेशे, तो रेशे जो होते हैं फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ध्यान देना, जल से पर्याप्त मात्रा में रेशे क्या होते हैं? बने रहते हैं। तो देखो, जल से, अगला पॉइंट है, जल से शरीर में, जल से पर्याप्त मात्रा में
शरीर में रेशे मतलब फाइबर बने रहते हैं। क्या होते हैं? फाइबर। शरीर में रेशे, जल से पर्याप्त मात्रा में शरीर में रेशे बने रहते हैं, या रेशों की मात्रा बनी रहती है, या रेशे बने रहते हैं, जिससे शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जल से शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेशे बने रहते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। यदि शरीर में रेशे पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, यदि शरीर में रेशे पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता यथावत बनी रहती है या बढ़ती है। और ये किसके द्वारा होती है? जल पर्याप्त मात्रा में रहने से। शरीर में जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहने से रेशे बने रहते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब आता है आपको प्रचुर मात्रा में जल पीने से, अर्थात प्रचुर मात्रा में जल पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, मतलब फैट। ध्यान देना, प्रचुर मात्रा में जल पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी, शरीर में अनावश्यक चर्बी क्या हो जाती है? जमा नहीं होती है। अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। तो देखिएगा हमारे शरीर के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। और देखिएगा यदि जल पर्याप्त मात्रा में है तो त्वचा में नमी और चमक बनी रहती है। आगे देखिएगा, यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल रहता है तो त्वचा, ध्यान देना, तो क्या होता है? तो त्वचा में नमी एवं चमक बनी रहती है। इसके अलावा और भी बहुत से महत्व हैं जिससे शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अतः कहने का मतलब यह है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है, ध्यान देना, ये कहावत सिद्ध होती है। तो जल के बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। अब आता है दूषित जल। ध्यान देना, अगला टॉपिक है हमारा दूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि पीने का जल प्रदूषित हो जाए या संदूषित हो जाए तो उसके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रश्न आता है परीक्षा में बेटा कि दूषित जल के दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए, या दूषित जल के कोई 2 दुष्प्रभाव लिखिए। तो ध्यान देना, आप टॉपिक है हमारा, ध्यान देना, टॉपिक क्या है? दूषित जल जल के दुष्प्रभाव। क्या होता है? दूषित जल के दुष्प्रभाव की क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, इसमें देखिए आप, ध्यान देना। दूषित जल में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, दूषित जल में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव या रोग कारक होते हैं, जैसे वायरस, जीवाणु,
प्रोटोजोआ और क्रेमी। तो देखिएगा पहला पॉइंट है, दूषित जल में रोग फैलाने वाले, मतलब रोग कारक, रोग फैलाने वाले, दूषित जल में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमि आदि। ध्यान देना बेटा, 5 चीज़ें जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वो चाहे पादप हो या जंतु हो, इनमें रोग फैलाते हैं। इसमें हमें 4 लिखाएं आपको, 5 देखिएगा, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, एक कवक भी होता है, दाद, खाज, खुजली कवक के द्वारा होती है। तो देखो, नमी युक्त कपड़े वगैरह पहनने से दाद, खाज, खुजली हो जाती है, तो इस कपड़ों को पूर्णतः सुखा के पहनना चाहिए। तो दूषित जल में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है और कृमि। तो इसलिए दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आता है दूसरा, ये सूक्ष्म जीव जल के साथ, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जल के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हैजा, डायरिया, पेचिस आदि बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, ये सूक्ष्म जीव, देखो ये सूक्ष्म जीव दूषित जल के साथ, ध्यान देना, ये सूक्ष्म जीव दूषित जल के साथ, दूषित जल के सेवन से, दूषित जल के सेवन से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हैजा, डायरिया और पेचिस, हैजा, डायरिया और पेचिस जैसी बीमारियां फैलाते हैं, जैसी बीमारियां फैलाते हैं। तो देखो, ये सूक्ष्म जीव दूषित जल के सेवन से, यदि हम दूषित जल का सेवन करते हैं, प्रदूषित जल का, तो ये जल के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और डायरिया, हैजा जैसी भयानक बीमारियां फैलाते हैं। आगे देखो, दूषित जल से वायरल संक्रमण, दूषित जल से इस समय बारिश हुई है, तो देखो इस समय जल का सेवन उचित मात्रा में और शुद्ध रूप से करना चाहिए, अन्यथा वायरल संक्रमण हो सकता है। इसके बारे में बताएंगे आपको, इससे बचाव का उपाय में आ जाएगा ये। तो देखिएगा आगे कि दूषित जल से ही वायरल संक्रमण होता है, जिससे द्वारा हेपेटाइटिस, ध्यान देना, दूषित जल से ही वायरल संक्रमण होता है, जिसके द्वारा हेपेटाइटिस, कॉलेरा, फ्लू, टाइफाइड और पीले जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। तो देखिएगा, दूषित जल से ही वायरल संक्रमण हो जाता है, वायरल संक्रमण हो जाता है, जिसके द्वारा
या होता है, दूषित जल से ही वायरल संक्रमण होता है, जो कर लीजिए, होता है, जिसके द्वारा, ध्यान देना, जिसके द्वारा हिपेटाइटिस और फ्लू, आई फ्लू वगैरह, हिपेटाइटिस, फ्लू और कॉलेरा, टाइफाइड और आपके ले लीजिए पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। ध्यान देना, तो देखिएगा, दूषित जल से ही, मतलब दूषित जल के सेवन से वायरल संक्रमण होता है, जिससे हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। अब प्रश्न कैसे आता है परीक्षा में, ये देखो कि दूषित जल के सेवन से मानव में होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों का नाम बताइए। दूषित जल के सेवन से या दूषित जल के वायरल संक्रमण से मानव में होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों का नाम बताइए, या किन्हीं 2 रोगों का नाम बताइए। तो हिपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। आगे देखिएगा, दूषित जल से ही, ध्यान देना, एक रोग है जो प्रश्न आता है परीक्षा में कई बार, नारू रोग या बाला रोग। ये जैसे उधर ज़्यादा होता है पश्चिम राजस्थान में, जहाँ पर सेवन करते हैं, नाड़ी का पानी पीते हैं, पोखर वगैरह इनका, बावड़ियों का, तालाब का, तो उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है ये। अब वैसे उन्मूलन हो चुका है इसका, लेकिन फिर भी तो देखिएगा, दूषित जल के सेवन से ही, दूषित जल से ही नारू या बाला रोग हो जाता है या संक्रमण हो जाता है। नारू रोग या बाला रोग का संक्रमण हो जाता है। तो ये एक कृमि होता है। प्रश्न आता है परीक्षा में कि नारू या बाला रोग के रोगजनक का नाम बताइए। तो चल दूषित जल से, लेकिन इसका जो रोगजनक है, रोगों को जन्म देने वाला, वो जल में ही पाया जाता है। ध्यान देना, उसका रोग का नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इसके बारे में बताएंगे आपको भी आगे। तो आप देखिएगा, अब इसमें आ जाए दूषित जल के दुष्प्रभावों से उपाय। अब हम दूषित जल के किस प्रकार बचा जाता है या किस प्रकार इसके उपाय किया जाता है। दूषित जल का उपाय या दूषित जल से बचने के उपाय, दुष्प्रभाव पढ़ लिया हमने इसके। अब आता है, देखिएगा आप, दूषित जल के दुष्प्रभावों से बचाव के उपाय। दूषित जल के दुष्प्रभावों से बचाव के उपाय, कि क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम दूषित जल से बच सकें। तो आप इसमें देखिएगा, जल को पहला है, ध्यान देना, जल को छानकर, उबालकर और ठंडा करके पीना चाहिए। जैसे दूषित जल है, तालाब का लिया हुआ है, पोखर का लिया हुआ है, हमने इकट्ठा किया है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम उसको छानेंगे, छानने के बाद उसको उबालेंगे और उबाल करके ठंडा करके उसको पीने के रूप में ग्रहण करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि दूषित जल को छानकर, उबालकर तथा ठंडा करके पीना चाहिए।
ठंडा करके पीना चाहिए। कहने का मतलब यह है जो दूषित जल है उसको छानेंगे, फिर उबालेंगे, फिर ठंडा करके उसको पिएंगे। अब आता है दूसरा है, ध्यान देना, नदी तालाब आदि में नहाने एवं कपड़े धोने पर रोक लगानी चाहिए। नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, नाड़ी आदि जल स्रोतों में नहाने एवं कपड़े धोने पर रोक लगानी चाहिए। क्या है बेटा? नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, नाड़ी आदि जल स्रोतों में नहाने, कपड़े धोने पर रोक लगानी चाहिए। अब आता है समय पर तालाबों की सफाई करनी चाहिए। ध्यान देना, समय पर इन जलीय स्रोतों की सफाई, इन जलीय स्रोतों की सफाई करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। तो बेटा आज हमने मानव शरीर के लिए जल का महत्व, दूषित जल के दुष्प्रभाव और दूषित जल के दुष्प्रभाव से बचाव के उपाय पढ़ाया। अगले टॉपिक हमको, जो टॉपिक होगा उसमें अगला टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको, उसमें नारूबाला रोग का रोगजनक के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद।